हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और अभी तक हमने फर्म का समापन मतलब साझेदारी फर्म के विघटन तक का ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो हल कर लिए हैं। आज हम कंपनी लेखे या अंश पूंजी के लिए लेखांकन, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन बैंक में वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, इस यूनिट में ये यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे और 4 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। अतः इसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको हमें बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। देखिए, इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी की जो पूंजी होती है वह अंशों में विभक्त होती है और उसे हम अंश पूंजी कहते हैं और ये अंश पूंजी अलग अलग प्रकार की होती है। कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय या कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया के समय रजिस्ट्रार के सामने जो पार्षद सीमा नियम प्रस्तुत किया जाता है और उसमें कंपनी की जिस पूंजी की घोषणा की जाती है या जिस पूंजी से कंपनी रजिस्टर्ड होती है रजिस्टर ऑफिस में, वह पूंजी पंजीकृत पूंजी कहलाती है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। और उस पूंजी से अधिक पूंजी का कंपनी के द्वारा निर्गमन नहीं किया जा सकता। तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है वह पूंजी कहलाती है निर्गमित पूंजी। ठीक है, तो हमारा जो पहला आंसर आ गया निर्गमित पूंजी, मतलब अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में बेचने के लिए निर्गमित किया जाता है वह निर्गमित पूंजी कहलाती है। इसी के आगे यदि हम देखें तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा ले लिया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रार्थित पूंजी, और प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा मांग लिया जाता है वह कहलाती है याचित पूंजी। और जो पूंजी कंपनी के द्वारा अयाचित होती है उसे हम बोलते हैं संचित पूंजी, या कंपनी अपने समापन पर वो राशि मंगाती है उसे बोला जाता है संचित। ठीक है, तो यहाँ पर चारों आंसर आ गए। पहला उत्तर हमारा आ रहा है, इसी का पहले का आंसर क्या आ गया, ए। दूसरे पर हम चलेंगे, अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है। अंशों के हरण से क्या आशय है, जब कोई अंशधारी आवंटन राशि, प्रथम याचना राशि, द्वितीय याचना राशि का भुगतान नहीं करता तो कंपनी के द्वारा उसके द्वारा जो कंपनी को जो दी गई राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है और ये जब्त की गई राशि को ही हम बोलते हैं अंशों का हरण। अब ये जब्त की गई राशि को कंपनी कहाँ पर हस्तांतरित करती है, जब्त की गई राशि को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो उसे अंश हरण खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जैसे मान लो उसने आवेदन राशि कंपनी को दी है लेकिन उसके बाद आवंटन, प्रथम याचना राशि भुगतान नहीं करी, तो जो उसने आवेदन राशि कंपनी को दी है कंपनी उसे उस आवेदन राशि को लौटाएगी नहीं, कंपनी उस राशि को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो ये राशि कहाँ जाती है, अंश हरण खाते में जाती है। ठीक है, इसके बाद है अंशों के पुनः निर्गमन पर दिया गया बट्टा अधिकतम कितना हो सकता है। तो जब कंपनी ने अंशों का हरण कर लिया, मतलब किसी फॉर एग्जाम्पल किसी अंशधारी के पास 100 अंश थे, उसने आवंटन, प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, कंपनी ने उन 100 अंशों का हरण कर लिया, मतलब वो उसकी अंशधारिता को खत्म कर दिया गया, मतलब वो व्यक्ति अब कंपनी का अंशधारी नहीं रहा और वो अंश कंपनी के वापस आ गए। अब कंपनी उन 100 अंशों को पुनः निर्गमित करेगी, तो पुनः निर्गमन पर अब ऐसा संभव नहीं होता है कि जितने रुपए का अंश है उतने ही रुपए पर पुनः निर्गमित हो जाए, तो पुनः निर्गमन पर कंपनी के द्वारा बट्टा दिया जाता है। तो अधिकतम कितना बट्टा दिया जा सकता है कंपनी के द्वारा, तो इन 100 अंशों के ऊपर कंपनी के द्वारा जितनी राशि जब्त की गई है, हरण की गई है, उतना ही कंपनी के द्वारा डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अंश हरण राशि के बराबर ही कंपनी पुनर्निर्गमन पर डिस्काउंट दे सकती है।
जितना कंपनी ने उन अंशों के ऊपर हरण किया है, जितनी राशि जब्त की है, उतनी ही राशि कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सी आंसर आएगा। फिर है, निम्न में से किसे मताधिकार प्राप्त है? तो हम सभी को मालूम है कि जो कंपनी के जो अंश है, दो प्रकार के होते हैं, एक समता अंश, पूर्वाधिकार अंश। तो जो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, और उन्हें कंपनी के प्रत्येक मामले में मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर निम्न में से किसे मताधिकार प्राप्त है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? समता अंशधारी को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी लाभांश की दर अनिश्चित होती है? देखिए, लाभांश किसको मिलता है? अंशधारियों को। अंशधारी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समता और पूर्वाधिकार। समता अंशधारियों को लाभांश मिलना निश्चित नहीं होता। निश्चित दर किसकी होती है? पूर्वाधिकार। पूर्व अधिकार मतलब पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश मिलना निश्चित होता है, लेकिन समता अंशधारियों को लाभांश मिलना निश्चित नहीं होता। यदि लाभ होगा तो मिलेगा। इसका मतलब यहाँ किसकी लाभांश की दर अनिश्चित है? मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? बी, समता अंशधारी। क्लियर? समता अंशधारी होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया समता अंशधारी क्या होते हैं, वो वास्तव में कंपनी के स्वामी होते हैं। फिर है, अंशधारी प्राप्त करते हैं। तो अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं? अंशधारियों को लाभांश मिलता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो वो क्या प्राप्त करते हैं? वो प्राप्त करते हैं लाभांश, क्योंकि मालिक को लाभ का हिस्सा ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनी में जो सदस्य संख्या है न्यूनतम 2 और अधिकतम 200। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर क्या पूछा गया है हमारे से कि निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 200। फिर अगला क्वेश्चन है, जब्त अंशों के पुनर्निगमन करने पर अंशहरण खाते का शेष कहाँ स्थानांतरित करते हैं? हमने किसी अंशधारी के अंशों को जब्त कर लिया और उतने अंशों को हमने पुनर्निर्गमित कर दिया। अब जो अंशहरण खाते की जो राशि है उसको कहाँ ले जाए? तो अंशहरण खाते की राशि एक प्रकार से पूंजीगत लाभ होता है, और इसीलिए इसे संचय और आधिक्य में, कंपनी का जो चिट्ठा होता है उसमें समता और दायित्व पक्ष में अंशधारियों के कोष शीर्षक के अंतर्गत जो संचय और आधिक्य उप शीर्षक है उसके अंतर्गत इसको ले जाया जाता है। तो पूंजीगत संचय खाते में इसको हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो अंशों के पुनर्निर्गमन पर अंशहरण खाते का जो शेष है वह पूंजीगत संचय खाते में हस्तांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अंश जिन्हें लाभांश प्राप्ति एवं कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार पूर्वाधिकार अंशों के बाद होता है। मतलब पूर्वाधिकार अंशों के बाद इनको पूंजी वापसी और लाभ पाने का अधिकार होता है, तो ये अंशधारी कहलाते हैं समता अंशधारी। क्योंकि समता अंशधारी मालिक है और मालिक सबसे बाद में लेता है, पहले बाहरी व्यक्तियों को देता है उसके बाद ही वो लेता है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को हर एक मामले में पूंजी की वापसी, लाभांश पाने का अधिकार, ये सभी पहले अधिकार है, के बाद में समता अंशधारियों को है। जिन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, जिन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है वह पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ पर, है ना? उन्हें हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता, पहला ही क्वेश्चन था। अधिकृत पूंजी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय प्रवर्तकों के द्वारा जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है या जिस पूंजी का पंजीयन करवाया जाता है, जिस पूंजी की घोषणा की जाती है वह ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। उससे अधिक अंशों का कंपनी के द्वारा कभी भी निर्गमन नहीं किया जा सकता। तो वह पूंजी कौन सी है? अधिकृत पूंजी कहलाती है, या पंजीकृत पूंजी कहलाती है, या रजिस्टर्ड पूंजी कहलाती है, या अंग्रेजी में बोले तो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। फिर है, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। जनता से 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अति अभिदान।
ये अभियान नहीं है, ये क्या है, अभिदान है। अति अभिदान, कंपनी के अंशों की ज्यादा डिमांड होने से ज्यादा लोगों के द्वारा आवेदन कर दिए जाते हैं तो ये कहलाता है अति अभिदान। इसी को यदि हम उल्टा बोले कि कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किए गए और 10,000 की जगह 9,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, मतलब कम प्राप्त हुए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्पाभिदान बोलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रश्न में इसका आंसर क्या है, बी है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गत कर सकती है, निर्गत मतलब निर्गमन कर सकती है। कौन से अंशों का निर्गमन कर सकती है, सिर्फ समता अंशों का, सिर्फ पूर्वाधिकार अंशों का, समता एवं पूर्वाधिकार अंश दोनों का, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये कंपनी समता और पूर्वाधिकार दोनों प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, समता एवं पूर्वाधिकार अंश दोनों प्रकार के अंशों का कंपनी के द्वारा निर्गमन किया जा सकता है। फिर है अंश आवेदन खाता क्या है। तो भाई अंश आवेदन खाता किसका है, अंशधारियों का खाता है। ये तो आवेदन राशि आपको किससे मिली है, अंशधारियों से। अंशधारी व्यक्ति है और इसलिए अंश आवेदन खाता एक किस प्रकार का खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है। फिर है सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन था कि निजी कंपनी की न्यूनतम और अधिकतम संख्या 2 और 200 है, इसी प्रकार से सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम संख्या होती है 7 और अधिकतम संख्या असीमित होती है। उसके जितने अंशधारी होंगे उतनी संख्या उसकी हो सकती है। तो न्यूनतम 7 और अधिकतम उसके असीमित होती है। फिर है अंशहरण के अंशधारी को नोटिस देना होगा। भाई कंपनी के द्वारा किसी अंशधारी के अंशों का हरण किया जा रहा है तो कंपनी उसको नोटिस देगी, कितने दिनों का, 14 दिन का नोटिस देगी कि भाई आपकी जो अवशिष्ट याचना है आप उसको भुगतान कर दीजिए, नहीं तो आपकी राशि को हम जब्त कर लेंगे। फिर है अंशहरण संबंधी लिखित सूचना अंशधारी को कितने दिन पूर्व देनी चाहिए। तो यहाँ भी 14 दिन का समय उसको दिया जाएगा। फिर है सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के विक्रय हेतु जारी किए जाने वाला प्रलेख। अब यहाँ पर सार्वजनिक कंपनी क्यों लिखा है, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी करती है। अंशों के विक्रय के लिए सार्वजनिक कंपनी के द्वारा प्रविवरण जारी किया जाता है। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, प्रविवरण। पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाता है। तो एक होती है अधिकृत पूंजी, दूसरी होती है निर्गमित पूंजी, तीसरी होती है प्रार्थित पूंजी, चौथी होती है याचित पूंजी, पांचवी होती है प्रदत्त पूंजी, और जो पूंजी नहीं मांगी गई है वह होती है संचित पूंजी, जो कि केवल कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है। तो पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर मांगा जाता है वह कहलाती है संचित पूंजी। ठीक है, तो ये संचित पूंजी निर्गमित पूंजी का भाग रहता है जो कि कंपनी के द्वारा नहीं मांगा गया। अवशिष्ट याचना पर सारणी एफ के अनुसार ब्याज की दर कितनी होती है। तो अवशिष्ट याचना के अनुसार अवशिष्ट याचना पर सारणी एफ के अनुसार ब्याज की दर 10% वार्षिक होती है। जैसे किसी अंशधारी के द्वारा किसी याचना का भुगतान नहीं किया गया तो उस अवशिष्ट याचना पर अदत्त याचना पर कंपनी के द्वारा ब्याज लगाया जाएगा, किस प्रतिशत से, 10% वार्षिक की दर से। फिर है प्रतिभूति प्रीमियम है। प्रतिभूति प्रीमियम एक प्रकार का पूंजीगत लाभ होता है, क्योंकि ये प्रीमियम है, बट्टा है, ये सभी पूंजीगत होता है, क्योंकि अंश पूंजी ये बड़ी रकम होती है और इनके ऊपर जो भी होगा वो सब पूंजीगत कहलाता है। आगे हम बढ़ते थे ऑब्जेक्टिव। अब हम रिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों में ज्यादा है, पेज में नहीं आएंगे, चलो देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, खालिस्तान अंशधारियों को प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार है। तो कौन से अंशधारियों को, समता अंशधारियों को कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव के ऊपर वोट देने का अधिकार होता है। कंपनी के समापन पर खालिस्तान अंशधारियों को पूंजी सबसे पहले लौटाई जाती है। तो कौन से अंशधारियों को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले पूंजी लौटाई जाती है। खालिस्तान कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, तो समता अंशधारी जो होते हैं
वह कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। समता अंशधारी। फिर है जब निर्गमित किए गए अंशों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त हो तो इसे हम अति अभिदान बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? अति अभिदान। ये उसमें ऑब्जेक्टिव में था। इसी प्रकार से जब अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक पर जारी किया गया हो, जैसे मान लो 100 रुपए का अंश है और उसको आप 120 रुपए पर निर्गमित कर रहे हो, तो वह क्या कहलाता है? प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। जब अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य से कम पर किया जाए, वैसे तो अंशों का बट्टे पर निर्गमन बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया। जब अंशों का निर्गमन इसके अंकित मूल्य से कम पर किया जाए तो इसे बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति है, हम प्राकृतिक व्यक्ति है और कंपनी का जन्म कानून द्वारा होता है, विधान द्वारा होता है, और इसलिए यह एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। क्या आगे हम बढ़ते हैं? प्रतिभूति प्रीमियम। प्रतिभूति प्रीमियम संचय का शेष कंपनी के चिट्ठे में खालिस्तान की ओर दिखाया जाता है। तो प्रतिभूति प्रीमियम संचय ये एक पूंजीगत लाभ है, और ये पूंजीगत लाभ, ये जो संचय है, ये कंपनी के चिट्ठे में समता और दायित्व पक्ष में संचय और आधिक्य की ओर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समता और दायित्व की ओर। किस ओर? तो समता और दायित्व की ओर दिखाया जाता है। फिर है अंश जिन पर एक निश्चित प्रतिशत दर पर लाभांश भुगतान किया जाता है, तो वह अंश क्या कहलाते हैं? वह कहलाते पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश दिया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का पूंजीगत लाभ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रीमियम पर जो राशि प्राप्त होगी वह पूंजीगत होगी। अंश का खालिस्तान मूल्य होता है, मतलब अंश का एक अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य मतलब उसकी एक फेस वैल्यू होती है, जबकि स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। स्कंद का कोई फेस वैल्यू उसकी नहीं होती, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो पूर्ण दत्त होता है। 20 रुपए वाला कोई अंश 25 रुपए पर जारी किया जाए। एक अंश कितने रुपए का है? 20 का है, और उसे कितने पर जारी किया जा रहा है? 25 पर जारी किया जा रहा है। तो इसे अंश का प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? अंश का प्रीमियम पर निर्गमन। हरण किए गए अंश के पुनर्निर्गमन पर पट्टे की राशि से खालिस्तान खाता डेबिट किया जाता है। हरण खाता। हरण किए गए अंशों को जब हम पुनर्निर्गमित करेंगे और उनके ऊपर जब बट्टा दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वो डिस्काउंट की राशि कहाँ से समायोजित की जाएगी? हरण खाते से समायोजित की जाएगी। हरण खाते को डेबिट करेंगे। तालिका एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर खालिस्तान वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। यदि कोई अंशधारी अग्रिम याचना मतलब कि मान लो कंपनी आवंटन राशि मांग रही है और वो प्रथम याचना, द्वितीय याचना राशि भी एडवांस में कंपनी को भुगतान कर देता है, तो ऐसी अग्रिम याचना पर कंपनी के द्वारा 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। और इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, अदत्त याचना के ऊपर 10% वार्षिक से ब्याज लिया जाता है, और ये अग्रिम याचना वाले को 12% वार्षिक से ब्याज दिया जाता है। अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। अंश आवंटन खाता खालिस्तान खाता होता है। जिस प्रकार से अंश आवेदन खाता व्यक्तिगत खाता है, उसी प्रकार से अंश आवंटन खाता भी एक व्यक्तिगत खाता कहलाता है या होता है। पार्षद सीमा नियम खालिस्तान का उल्लेख करता है, तो कंपनी के कार्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है कि कंपनी का कार्य क्षेत्र कितना रहेगा। अशोध्य ऋण पत्र के वे होते हैं जिनका खालिस्तान कंपनी के समापन की दशा में किया जाता है।
जिनका भुगतान कंपनी के समापन पर किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सही जोड़ियों की तरफ। तो सही जोड़ी में सबसे पहली सही जोड़ी है हमारे सामने कम आवेदन की प्राप्ति। कम आवेदन की प्राप्ति कहलाती है अल्पाविधान। अवशिष्ट याचना मतलब अदत्त याचना। संचित पूंजी कंपनी के समापन पर मंगाई जाती है। अंशहरण खाते का शेष अंशहरण खाते में ट्रांसफर होता है और अंशहरण पर जब्त राशि पूंजीगत राशि कहलाती है। अति अभिदान मतलब क्या कहलाएगा? अति अभिदान पूंजी वापसी की प्राथमिकता कंपनी के स्वामी पूर्वाधिकार अंश अनुपातिक आवंटन रजिस्टर्ड कंपनी या रजिस्टर्ड पूंजी कंपनी के आधारशिला। जब कंपनी को अति अभिदान प्राप्त होता है तो कंपनी या तो उस एक्स्ट्रा राशि को आवेदन राशि को या तो लौटा देगी या फिर आवंटन पर उसका अनुपातिक आवंटन किया जाएगा। तो इसीलिए अति अभिदान का संबंध किससे है? अनुपातिक आवंटन से होता है। निश्चित दर से लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है, ये तो क्लियर है। ये समता अंशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, ये भी क्लियर है। ये पूर्वाधिकार अंश पूंजी वापसी की प्राथमिकता होती है इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों को। पार्षद सीमा नियम कंपनी की आधारशिला होती है और अधिकृत पूंजी को रजिस्टर्ड पूंजी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी को ही हम रजिस्टर्ड पूंजी पंजीकृत पूंजी कहते हैं। क्लियर है ये? फिर है आगे संचित पूंजी। संचित पूंजी मतलब कंपनी के समापन पर इसका भुगतान होता है तब ली जाती है। लाभांश की दर अनिश्चितता वाले अंश समता अंशधारी कहलाते हैं या समता अंश कहलाते हैं। फिर मताधिकार प्राप्त अंशधारी समता अंशधारी होते हैं। लाभांश का पूर्वाधिकार अंशधारी को होता है और अधिक आवेदन प्राप्त होना ये कहलाता है अति अभिदान। क्लियर? ये सही जोड़ी हो गई। सत्य असत्य में हम चलते हैं। तो सत्य असत्य में पहले ही नंबर पर हमारे सामने दिया गया है कि अग्रिम मांग अंश पूंजी का एक भाग है। अग्रिम मांग अंश पूंजी का एक भाग है, ये गलत है। ये अंश पूंजी का एक भाग नहीं है। कंपनी के द्वारा यदि एडवांस मांगा जाता है तो अंश स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता, एकदम राइट है। ये पहले भी हमने बोला था, स्टॉक का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। समता अंशधारियों को लाभ होने पर लाभांश देना अनिवार्य है, ये गलत है क्योंकि समता अंशधारियों को लाभ होने पर लाभांश देना ऐसा कोई अनिवार्यता उसकी नहीं है। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व तो असीमित होता है, गलत है क्योंकि अंशधारियों का दायित्व तो उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक सीमित होता है। अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, बिल्कुल राइट है। दो याचनाओं के मध्य 15 दिन से कम का अंतर नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, 14 दिन का होना चाहिए। एक सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन नहीं कर सकती, बिल्कुल राइट है। कंपनी के द्वारा अंशों का आवंटन करने के लिए प्रविवरण जारी किया जाता है और जितने अंशों का निर्गमन किया जाता है उससे 90% राशि कंपनी को मिलना चाहिए। यदि ये न्यूनतम अभिदान राशि निर्गमित अंशों के 90% राशि यदि नहीं मिलती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक अंश का निर्गमन कर सकती है, ये गलत है। जितनी अधिकृत पूंजी होती है उतने ही अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अंश के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा 10% से अधिक नहीं हो सकता, बिल्कुल राइट है। और दो याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए, ये गलत है। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, एकदम राइट। एक मुश्त वाले सवाल हमने किए हैं। अग्रिम याचना प्राप्त होने पर बैंक खाता डेबिट और अग्रिम याचना खाता क्रेडिट होता है, तैयार। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है, बिल्कुल राइट है। प्रविवरण एक सार्वजनिक कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है, निजी कंपनी के द्वारा नहीं। अंश प्रीमियम की राशि को चिट्ठे में संचय और अतिरिक्त शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है, बिल्कुल 100% राइट है।
समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि समता अंशों को लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित होती है। तो ये थे हमारे सत्य असत्य। अब हम एक वाक्य की तरफ चलते हैं। एक वाक्य में हमारे सामने दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, निर्गमित अंशों से कम के लिए आवेदन। कंपनी के द्वारा जितने अंशों का निर्गमन किया गया उससे कम के लिए यदि आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति को हम अल्प अभिदान बोलते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अल्प अभिदान कहा जाता है। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। क्रय प्रतिफल ऋण शुद्ध संपत्ति बराबर ख्याति कहलाता है। हम क्या बोलेंगे? ख्याति। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन। भाई कम 100 रुपए का अंश है और उसे अधिक मूल्य मतलब 120 पर निर्गमन किया जाएगा तो ये प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। इसी प्रकार से अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, यह बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा। बट्टे पर निर्गमन, ठीक है। फिर है अंकित मूल्य पर अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। जैसे अंशों का बट्टे पर निर्गमन बंद हो गया है ना, इसलिए यह क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। वैसे जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाए तो आधिक्य राशि क्या कहलाती है? तो आधिक्य राशि प्रीमियम राशि कहलाती है। प्रतिभूति प्रीमियम बोलो या प्रीमियम बोलो। अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे हम अंश पत्र बोलते हैं। क्या बोला जाता है? उसे अंश पत्र कहा जाता है। तो ये थे हमारे अंश पूंजी लेखे से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक के हैं। इसके अतिरिक्त भी मैंने लास्ट ईयर भी 32 आउट ऑफ 32 ऐसे ऑब्जेक्टिव करवाए थे, वो भी देख सकते हैं। और इसके बाद भी हम ये जैसे ही क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट होगी, एक्स्ट्रा 4-5 बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हम लेकर आएंगे और करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में यदि इन क्वेश्चंस के बारे में यदि कोई भी डाउट है या आपको लग रहा है कि आंसर डिफरेंट आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको सॉल्व करेंगे। और यदि डिटेल में आपको जानना है तो चौहान एकेडमी खंडवा का प्ले स्टोर पर एक ऐप है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर चैट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन मुझे सेंड करिए और उसका हम डाउट क्लियर करेंगे, या फिर आपका नंबर उस पर आ जाएगा तो मैं आपसे बात करके और उस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। अभी पिछले चैप्टर में मैंने अवकाश ग्रहण, साझेदार का अवकाश ग्रहण से रिलेटेड में एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन बताया गया है कि सर इसमें जैसे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियां कितनी है, तो जैसे मैंने जवाब दिया है उसके ऊपर। अब हमारे जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक में उसका जो आंसर है 2 है कि 2 विधियां हैं। यदि हम दूसरी बुक्स उठाएंगे तो एसबीपीडी की पुस्तक जो है उसमें उन्होंने 3 विधियां बताई गई है, 2 विधियां बताई गई है। शिवलाल में 3 विधियां बताई गई है। राठी की जो बुक होती है विवेक प्रकाशन वाली, उसमें 4 विधियां बताई गई है। दिनेश जी की जो बुक होती है उसमें भी 4 विधियां बताई गई है। अब हम इसमें से 2 को सही माने, 3 को सही माने कि 4 को सही माने। अब होता क्या है कि कंपनी जो फर्म है, फर्म द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो देय राशि है, एक तो एक मुश्त भुगतान की जाती है। तो पहला जो तरीका है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करने का, जो पहला तरीका होता है वह होता है एक तो उसको एक मुश्त राशि भुगतान कर दी जाती है, तो हम बोलते हैं एक मुश्त, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया भुगतान करने का। उसके बाद में दूसरा है किस्तों में भुगतान किया जाता है। उसको जो देय राशि होती है उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है और उसको किस्तों में भुगतान किया जाता है ब्याज सहित। इसके बाद में तीसरा जो तरीका होता है वार्षिकी द्वारा भुगतान किया जाता है, उसको वार्षिकी द्वारा भुगतान, ये तीसरा तरीका होता है वार्षिकी द्वारा भुगतान। एक और तरीका होता है देय विपत्र स्वीकृत करके।
उसको एक विपत्र स्वीकृत कर दिया जाता है। तो इसे 4 तरीके हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान करने के, ये 4 तरीके हैं। अब एसबीपीडी जो पुस्तक है, एसबीपीडी जो पुस्तक है वो ये 2 तरीके बता रही है, मतलब उनके द्वारा ये 2 तरीके बताए जा रहे हैं। और हमारी जो प्रश्न बैंक है उसमें भी वो 2 तरीके बता रहे हैं। इसके बाद में जो हमारी शिवलाल की जो बुक है उनके अंदर ये 3 तरीके बताए जा रहे हैं। ये किसमें बताए जा रहे हैं? ये शिवलाल में बताए जा रहे हैं। और इसके बाद ये जो 4 तरीके बताए जा रहे हैं, ये जो 4 तरीके हैं, ये 4 तरीके एक तो दिनेश जी की पुस्तक में है और एक विवेक वाली पुस्तक में। अब बताओ आप सही किसको मानोगे? 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। और इसीलिए हमने 2 आंसर, इसलिए पहले मैंने 3 आंसर दिया था। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर आपने पहले 3 आंसर दिया फिर बाद में 2 दिया। सही बात है, कंफ्यूजन होता है कि सही किसको माने। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि 4 पुस्तकें अलग अलग जवाब दे रही है। एसबीपीडी 2 बता रही है, शिवलाल 3 बता रही है, दिनेश जी 4 बता रही है और विवेक भी 4 बता रहे हैं। और चारों विधियां मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन बैंक को सही माना है क्योंकि क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसलिए उसका आंसर हमने सही माना है। वैसे अब भुगतान करने की कोई भी तरीका हो सकता है। एक मुश्तरा से भुगतान की जा सकती है, फिर ऋण खाते में हस्तांतरित करके किस्तों में भी भुगतान किया जा सकता है, उसको वार्षिकी के द्वारा भुगतान किया जा सकता है और देय विपत्र स्वीकृत करके भी दिया जा सकता है। अब एक डाउट यहाँ पर किसी बच्चे को होगा कि सर एक प्रश्न और था, लेकिन वो प्रश्न किससे रिलेटेड था कि यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी को जो देय राशि है वह देय विपत्र स्वीकृत करके नहीं दी जा सकती, देय विपत्र स्वीकृत करके नहीं दी जा सकती। और इसीलिए किसी में जैसे शिवलाल में जो 3 बताए हैं तो उन्होंने इस आधार पर 3 विधियां बता दी गई हो। तो अभी हम इस बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि 2 विधियां हैं कि 3 विधियां हैं कि 4 विधियां हैं। लेकिन प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक जो है लोक शिक्षण से प्रकाशित हुई है, इसलिए हमने उसका आंसर क्या दिया है? 2 आंसर दिया है। ठीक है। और भी मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर इसमें ऐसा नहीं, ऐसा आना चाहिए, तो बिल्कुल उसका जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक ही बात से और भी बहुत सारी बातें हमारे सामने निकल कर आती है। तो बिल्कुल आपको यदि कोई भी डाउट है, कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप जरूर पूछिए। उस एक क्वेश्चन के माध्यम से हमारे 10 क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।